कल्पना कीजिए आपकी उंगली की नोक पर रखा एक छोटा सा न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट। देखने में ये किसी साधारण सेरेमिक के टुकड़े जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद एनर्जी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसकी तुलना कई 100 किलोग्राम से लेकर लगभग 1 टन तक के कोयले से की जा सकती है। हालांकि यह तुलना इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस तरह की एनर्जी एफिशिएंसी और फ्यूल यूटिलाइजेशन को आधार मान रहे हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात लगती है, लेकिन इसके पीछे पूरी तरह वास्तविक न्यूक्लियर फिजिक्स काम करती है। यही छोटा सा पैलेट दुनिया के सबसे एनर्जी डेंस फ्यूल्स में से एक है, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक साधारण सा पत्थर जो धरती के कई 100 मीटर नीचे दबा होता है, इतनी जबरदस्त ऊर्जा वाला ईंधन कैसे बन जाता है? आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं कि वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर का दिल बन जाता है? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है दुनिया की सबसे जटिल, सबसे सटीक और सबसे सुरक्षित इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं में से एक के अंदर। ये ऐसा सफर है जहां हर कदम पर हाईटेक मशीनें, अत्याधुनिक इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और फिजिक्स एक साथ काम करती हैं। यहाँ 1 मिलीमीटर की गलती भी करोड़ों डॉलर का नुकसान कर सकती है और सुरक्षा के नियम इतने सख्त होते हैं कि कई जगह इंसानों की बजाय रोबोट काम करते हैं। आज हम शुरुआत से अंत तक देखेंगे कि आखिर यूरेनियम की एक चट्टान कैसे बदलकर न्यूक्लियर फ्यूल बनती है, जो लाखों लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम करती है। इस सफर की शुरुआत किसी आधुनिक फैक्ट्री से नहीं, बल्कि लगभग 250 साल पहले होती है। साल 1789। जर्मनी के प्रसिद्ध केमिस्ट मार्टिन हेनरिच क्लैपोर्थ एक नए खनिज का अध्ययन कर रहे थे। प्रयोगों के दौरान उन्होंने एक ऐसे नए तत्व की पहचान की जिसे बाद में ग्रह यूरेनियस के नाम पर यूरेनियम कहा गया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये धातु आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति, विज्ञान और ऊर्जा व्यवस्था को बदल देगी। वैज्ञानिकों के लिए ये सिर्फ एक नया केमिकल एलिमेंट था जिससे ज्यादा किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। करीब 100 साल तक यूरेनियम केवल लेबोरेटरी की अलमारियों तक सीमित रहा। लेकिन फिर आया साल 1896, जब फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्वेरेल ने एक ऐसी खोज की जिसने विज्ञान की दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि यूरेनियम बिना किसी बाहरी ऊर्जा के लगातार अदृश्य किरणें छोड़ रहा है। ये ऐसी ऊर्जा थी जिसे ना देखा जा सकता था और ना महसूस किया जा सकता था, केवल उसका असर वास्तविक था। ये वो खोज थी जिसने पहली बार रेडियो एक्टिविटी की मौजूदगी को वैज्ञानिक रूप से सामने रखा। इसके बाद वैज्ञानिक कपल मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने इस रहस्य को और गहराई से समझना शुरू किया। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर महत्वपूर्ण रिसर्च की और पोलोनियम और रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज की। इन डिस्कवरीज ने साइंटिस्ट को ये समझने में मदद की कि एटॉमिक लेवल पर बेहद पावरफुल प्रोसेसेस हो सकते हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को एहसास होने लगा कि अगर इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी था। आखिर परमाणु के अंदर छिपी इस ऊर्जा को बाहर कैसे निकाला जाए? इस सवाल का जवाब मिला साल 1932 में, जब ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रिक रिपल्शन महसूस नहीं करता और न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्शन कर सकता है। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही छोटा सा कण आगे चलकर न्यूक्लियर एनर्जी की पूरी कहानी बदल देगा। सिर्फ 6 साल बाद यानी 1938 में जर्मनी में वैज्ञानिक ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट के बाद बेरियम जैसे हल्के तत्वों के बनने का एविडेंस पाया। इस रिजल्ट को लेस मेटनर और ऑटो फ्रिश ने न्यूक्लियर फिशन के रूप में एक्सप्लेन किया। यहीं से इंसानों ने पहली बार समझा कि परमाणु के अंदर वास्तव में कितनी विशाल ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर यूरेनियम का परमाणु एक जैसा नहीं होता। प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्य रूप से 2 तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। पहला है यूरेनियम 238, जिसकी मात्रा लगभग 99.3% होती है। दूसरा है यूरेनियम 235, जिसकी मात्रा केवल लगभग 0.7% होती है। यही छोटा सा अंतर पूरी कहानी बदल देता है।
यूरेनियम 238 थर्मल न्यूट्रॉन्स से आसानी से फिशन नहीं करता, जबकि यूरेनियम 235 थर्मल न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके फिशन कर सकता है और एनर्जी और एडिशनल न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। यानी नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 लगभग 0.7% होता है और यही आइसोटोप सामान्य लाइट वाटर रिएक्टर्स में सस्टेन्ड चेन रिएक्शन के लिए मुख्य फिसल मटेरियल होता है। यानी नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 लगभग 0.7% होता है और यही आइसोटोप सामान्य लाइट वाटर रिएक्टर्स में सस्टेन्ड चेन रिएक्शन के लिए मुख्य फिसाइल मटेरियल होता है। यूरेनियम 238 भी न्यूक्लियर रिएक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सोचिए, अगर किसी मिश्रण में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ केवल 0.7% हो तो क्या वो हर तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब है हर रिएक्टर में नहीं। कई कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नेचुरल यूरेनियम में मौजूद यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है। लाइट वाटर रिएक्टर्स में आमतौर पर लगभग 3 to 5% यूरेनियम 235 वाला लो एनरिच्ड यूरेनियम यानी LEU इस्तेमाल होता है। हालांकि सभी रिएक्टर डिजाइन्स को इसी एनरिचमेंट लेवल की जरूरत नहीं होती ताकि रिएक्टर के अंदर नियंत्रित तरीके से लगातार एनर्जी पैदा की जा सके। लेकिन यही यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में से एक बन गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने एक अत्यंत गोपनीय प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के कई महान वैज्ञानिकों को एक साथ लाया गया। इनमें जे रॉबर्ट ओपेनहेमर और एनरिको फर्मी जैसे नाम शामिल थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का उद्देश्य एटॉमिक वेपन्स को डेवलप करना था, इसलिए यूरेनियम एनरिचमेंट के साथ साथ प्लूटोनियम प्रोडक्शन और न्यूक्लियर वेपन डिजाइन पर भी बड़े पैमाने पर काम किया गया। युद्ध खत्म होने के बाद पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर तकनीक की विनाशकारी ताकत देखी, लेकिन उसी समय वैज्ञानिकों ने यह भी महसूस किया कि अगर इसी तकनीक का इस्तेमाल हथियारों की बजाय बिजली बनाने में किया जाए तो ये मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इसी दौर में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट युद्ध के बाद अलग रिसर्च और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के जरिए हुआ। हालांकि पावर प्लांट और परमाणु हथियार के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बिजली बनाने वाले रिएक्टर्स में लो एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें यूरेनियम 235 की मात्रा केवल 3 से 5% होती है, जबकि कुछ यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आमतौर पर 90% या उससे ज्यादा यूरेनियम 235 वाला यूरेनियम माना जाता है। लेकिन हर न्यूक्लियर वेपन यूरेनियम बेस्ड नहीं होता, क्योंकि प्लूटोनियम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि आज भी यूरेनियम एनरिचमेंट दुनिया की सबसे अधिक निगरानी वाली तकनीकों में से एक है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस यूरेनियम की वजह से इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई, वो आखिर धरती के अंदर मिलता कहाँ है? यूरेनियम धरती के अंदर किसी सोने की ईंट या लोहे की मोटी परत की तरह नहीं मिलता। ये ज्यादातर यूरेनिनाइट और दूसरे यूरेनियम युक्त मिनरल्स के रूप में चट्टानों के अंदर होता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कई खदानों में 1 टन चट्टान निकालने पर केवल कुछ किलो यूरेनियम ही मिलता है। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल बनाने का पहला चरण ही बेहद कठिन होता है। दुनिया में यूरेनियम के बड़े भंडार कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और नाइजर जैसे देशों में हैं। इनमें कनाडा का एथाबास्का बेसिन खासतौर पर महत्वपूर्ण है। यहाँ दुनिया की कुछ हाईएस्ट ग्रेड यूरेनियम डिपॉजिट्स पाई गई हैं। पाई जाती हैं, जहां यूरेनियम कंसंट्रेशन कई सामान्य डिपॉजिट्स की तुलना में बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन इतनी हाई ग्रेड यूरेनियम होने के बावजूद यहां माइनिंग करना बिल्कुल आसान नहीं है। कई खदानों के ऊपर पानी से भरी रेत और मिट्टी की मोटी परत होती है। कुछ हाई वाटर प्रेशर माइनिंग साइट्स में अगर सराउंडिंग ग्राउंड वाटर को कंट्रोल ना किया जाए तो बड़ी मात्रा में पानी अंडरग्राउंड वर्किंग्स में तेजी से एंटर कर सकता है। इससे पूरी सुरंग ढह सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए माइनिंग शुरू करने से पहले ग्राउंड वाटर कंट्रोल बेहद जरूरी होता है। कुछ विशेष यूरेनियम माइनिंग प्रोजेक्ट्स में खासकर अनस्टेबल या वाटर बियरिंग ग्राउंड कंडीशंस में आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग जैसी टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। हालांकि ये हर यूरेनियम माइन में यूज होने वाली सामान्य टेक्निक नहीं है।
इस तकनीक में सबसे पहले जमीन के चारों तरफ सैकड़ों गहरे छेद किए जाते हैं। फिर इन छेदों में खास पाइप लगाए जाते हैं जिनमें बहुत कम तापमान वाला ठंडा ब्राइन लगातार प्रवाहित किया जाता है। कूलिंग पाइप्स के आसपास ग्राउंड वाटर और सॉइल की मॉइस्चर फ्रीज होकर एक मजबूत फ्रोजन ग्राउंड बैरियर बनाती है जो पानी के फ्लो को काफी हद तक रोकने में हेल्प करती है। ये बर्फ प्राकृतिक दीवार की तरह पानी को अंदर आने से रोकती है। जब इंजीनियर पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं कि खदान सुरक्षित है, तभी असली खुदाई शुरू होती है। इसके बाद विशाल ड्रिलिंग मशीनें धीरे धीरे चट्टानों को काटना शुरू करती हैं। पहले एक छोटा पायलट होल बनाया जाता है ताकि सही दिशा और गहराई का पता चल सके। फिर बड़ी मशीनें उसी रास्ते को चौड़ा करती हैं और यूरेनियम वाली चट्टानों तक पहुंच जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक यूरेनियम खदानों में कई मशीनें रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। मॉडर्न यूरेनियम माइंस में ऑटोमेशन और रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट का यूज मुख्य रूप से सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी और डिफिकल्ट माइनिंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसे केवल हाई रेडिएशन लेवल्स की वजह से इस्तेमाल किया जाता है ऐसा कहना सही नहीं होगा। साथ ही अंडरग्राउंड एरियाज में लगातार फ्रेश एयर वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाती है ताकि धूल और संभावित गैसों का स्तर सुरक्षित सीमा में बना रहे। जब यूरेनियम वाली चट्टानें बाहर लाई जाती हैं, तब भी उनका सफर खत्म नहीं होता। सबसे पहले इन्हें विशाल क्रशर मशीन्स में डाला जाता है जहां बड़े बड़े पत्थर छोटे टुकड़ों में बदल दिए जाते हैं। इसके बाद ग्राइंडिंग मिल्स उन्हें बारीक पाउडर में बदल देती हैं। फिर इस पाउडर में पानी मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार किया जाता है जिसे स्लरी कहा जाता है। अब ये स्लरी एक केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचती है। यहीं पर असली केमिस्ट्री शुरू होती है। बड़े बड़े रिएक्टर्स में इस स्लरी के साथ विशेष केमिकल मिलाए जाते हैं। उनका काम होता है चट्टानों के अंदर मौजूद यूरेनियम को बाकी खनिजों से अलग करना। कई चरणों की केमिकल प्रोसेसिंग के बाद अशुद्धियां हटाई जाती हैं और अंत में एक पीले रंग का यूरेनियम कंसंट्रेट तैयार होता है। इसे पूरी दुनिया में येलो केक कहा जाता है। हालांकि इसका नाम केक जैसा है, लेकिन ये खाने की चीज बिल्कुल नहीं है। येलो केक यूरेनियम प्रोसेसिंग से मिलने वाला यूरेनियम कंसंट्रेट है। इसमें मुख्य रूप से यूरेनियम ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन, प्रोसेसिंग मेथड और प्लांट के अनुसार अलग हो सकती है। इसी येलो केक से आगे न्यूक्लियर फ्यूल तैयार किया जाता है, लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। येलो केक को सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें अभी भी यूरेनियम 235 की मात्रा केवल लगभग 0.7% होती है। यहीं से शुरू होता है पूरी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील चरण, यूरेनियम एनरिचमेंट। सबसे पहले येलो केक को कई केमिकल प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है और अंत में यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी UF6 में बदला जाता है। UF6 सामान्य कंडीशंस में सॉलिड होता है और कंट्रोल्ड हीटिंग के बाद गैसियस स्टेट में लाया जाता है क्योंकि एनरिचमेंट प्रोसेस में इसे गैस के रूप में यूज किया जाता है। अब ये गैस हजारों हाई स्पीड गैसिंग सेंट्रीफ्यूग्स में भेजी जाती है। हर सेंट्रीफ्यूज एक लंबी पतली मशीन होती है जो अविश्वसनीय गति से घूमती है, इतनी तेज कि उसकी रफ्तार प्रति मिनट हजारों चक्कर तक पहुंच सकती है। जब यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस इसके अंदर घूमती है, तब भौतिकी का एक बेहद सूक्ष्म सिद्धांत काम करता है। सेंट्रीफ्यूज में UF6 मॉलिक्यूल्स के बीच मास डिफरेंस का यूज किया जाता है। भारी यूरेनियम 238 वाले मॉलिक्यूल्स सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में थोड़ा ज्यादा आउटवर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जबकि हल्के यूरेनियम 235 वाले मॉलिक्यूल्स अपेक्षाकृत इनर साइड पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ये अंतर बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि एक सेंट्रीफ्यूज से यूरेनियम एनरिचमेंट में बहुत मामूली बदलाव ही हासिल होता है। इसीलिए हजारों सेंट्रीफ्यूज एक साथ और लगातार कई चरणों में काम करते हैं। इन्हें कैस्केड सिस्टम में जोड़ा जाता है। कैस्केड में सेंट्रीफ्यूजेस को स्टेजेस में अरेंज किया जाता है। हर स्टेज में यूरेनियम आइसोटोप्स का सेपरेशन बहुत छोटा होता है, लेकिन कई स्टेजेस को सीरीज में जोड़ने पर डिजायर्ड एनरिचमेंट लेवल हासिल किया जाता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब एनरिच हुआ यूरेनियम फिर से ठोस रूप में बदला जाता है और उसे यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद ये पाउडर हाई प्रेशर प्रेस मशीनों में डाला जाता है जहां छोटे छोटे बेलनाकार फ्यूल पैलेट्स बनाए जाते हैं। एक टिपिकल न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट छोटा सिलिंड्रिकल सेरेमिक पैलेट होता है जिसका आकार लगभग एक छोटे कॉइन या पेंसिल इरेजर के आसपास हो सकता है।
हालांकि इसका एग्जैक्ट साइज रिएक्टर डिजाइन के मुताबिक बदलता है। इन पैलेट्स में यूरेनियम की एनर्जी डेंसिटी केमिकल फ्यूल्स की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन में एटॉमिक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी का एक छोटा हिस्सा रिलीज होता है। फिर इन पैलेट्स को बहुत ऊंचे तापमान पर विशेष भट्टियों में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को सिंटरिंग कहा जाता है। इससे पैलेट्स बेहद मजबूत और घने बन जाते हैं ताकि वो कई साल तक रिएक्टर के अंदर टिके रह सके। अब रोबोटिक मशीनें इन तैयार पैलेट्स को जिरकोनियम एलॉय की लंबी और पतली ट्यूब्स के अंदर भरती हैं। जिरकोनियम का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया जाता है। जिरकोनियम एलॉयज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन, अच्छी हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस और रिएक्टर कूलेंट एनवायरनमेंट में कोरोजन रेजिस्टेंस जैसी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होती हैं। इन ट्यूब्स को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। इन्हें फ्यूल रॉड्स कहा जाता है। दर्जनों फ्यूल रॉड्स को एक मजबूत फ्रेम में जोड़कर फ्यूल असेंबली तैयार की जाती है। यही फ्यूल असेंबली बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में लगाई जाती है। जब रिएक्टर चालू होता है तब न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के परमाणुओं से टकराते हैं। परमाणु टूटते हैं, ऊर्जा निकलती है और नए न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। यही प्रक्रिया आगे दूसरे परमाणुओं को तोड़ती रहती है और एक नियंत्रित चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रण में रखा जाता है। रिएक्टर के अंदर विशेष कंट्रोल रॉड्स लगाए जाते हैं जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके चेन रिएक्शन की गति को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इन्हें रिएक्टर की ऑपरेटिंग कंडीशंस के अनुसार एडजस्ट किया जाता है जिससे रिएक्टर की पावर को नियंत्रित रखा जा सके। हालांकि रिएक्टर पावर को बढ़ाना या घटाना केवल बिजली की डिमांड के अनुसार कंट्रोल रॉड्स को ऊपर नीचे करने जितना सिंपल नहीं होता, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल प्रोसेस है। फिशन से निकलने वाली हीट रिएक्टर कूलेंट को गर्म करती है। कुछ रिएक्टर्स में यही पानी सीधे स्टीम बनाता है, जबकि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स में प्राइमरी कूलेंट हीट एक्सचेंजर के जरिए अलग वाटर लूप को स्टीम में बदलता है। यह हाई प्रेशर स्टीम विशाल टर्बाइंस को घुमाती है। टर्बाइन जनरेटर को घुमाते हैं और वहीं से बिजली बनना शुरू हो जाती है। यानी अंत में हमारे घर तक पहुंचने वाली बिजली के पीछे हजारों वैज्ञानिकों की रिसर्च, अत्याधुनिक इंजीनियरिंग, बेहद सटीक केमिस्ट्री और वर्षों की तकनीकी मेहनत छिपी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्यूल असेंबलीज आमतौर पर रिएक्टर में कई साल तक इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट अवधि रिएक्टर डिजाइन और फ्यूल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। कई रिएक्टर्स में फ्यूल असेंबलीज को लगभग 12 से 24 महीने के ऑपरेटिंग साइकिल्स के दौरान धीरे धीरे रिप्लेस किया जाता है, जबकि इंडिविजुअल असेंबलीज का टोटल रेजिडेंस टाइम कई वर्षों तक हो सकता है। रिएक्टर से निकाले जाने के बाद इन्हें स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाता है। उस समय भी ये अत्यधिक गर्म और हाईली रेडियो एक्टिव होती हैं। इसीलिए स्पेंट फ्यूल को रिएक्टर से निकालने के बाद आमतौर पर स्पेंट फ्यूल पूल्स में रखा जाता है, जहां कई मीटर गहरा पानी फ्यूल को कूलिंग देने के साथ साथ रेडिएशन शील्डिंग का काम भी करता है। पूल के आसपास रीएनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स भी सुरक्षा का हिस्सा होते हैं। ये पानी 2 महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, फ्यूल को लगातार कूल करता है और दूसरा, रेडिएशन को काफी हद तक शील्ड करता है। कई वर्षों तक ठंडा होने के बाद कुछ देशों में इस फ्यूल का एक हिस्सा दोबारा प्रोसेस किया जाता है, जबकि बाकी को लंबे समय तक सुरक्षित स्टोरेज में रखा जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी ऐसे स्थायी समाधान पर काम कर रहे हैं जिससे भविष्य में स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल और रेडियो एक्टिव वेस्ट के सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ मैनेजमेंट के लिए बेहतर सॉल्यूशंस विकसित किए जा सकें। तो अगली बार जब आप अपने घर का एक सिंपल सा स्विच ऑन करें तो याद रखिए कि उस एक बल्ब के पीछे जमीन के अंदर से शुरू हुई एक बहुत लंबी साइंटिफिक जर्नी छिपी है। इस सफर में माइनिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग जैसी अलग अलग टेक्नोलॉजीज मिलकर यूरेनियम को एक ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल में बदलती हैं जिससे रिएक्टर में बड़ी मात्रा में एनर्जी पैदा की जा सकती है। यही वजह है कि न्यूक्लियर फ्यूल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग की एक बड़ी अचीवमेंट है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।